हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आधुनिक भारत की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आधुनिक भारत में जो भी इतिहास जो है इसको हम पूरी डिटेल में अच्छे से देखेंगे। इस पूरे सीरीज में लगभग हम 25 से 30 वीडियो में आधुनिक भारत के पूरे सीरीज को, पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना छूटे। तो सबसे पहले इस आधुनिक भारत की शुरुआत करें तो पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आता है मेडाइवल हिस्ट्री, फिर आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, एक तरह से कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत एक बॉर्डर लाइन है। कब की शुरुआत है कि जब मुगल वंश का जब पतन होता है, लगभग बोला जाता है कि जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद के काल को हम लोग क्या बोलते थे? उत्तर मुगल काल बोलते हैं, मतलब कि लेटर मुगल पीरियड बोलते हैं। और उसी वक्त क्या हुआ था, भारत में देखी गई कि कुछ यूरोपीय कंपनी थी, उनका आगमन हुआ। उनका मकसद क्या था? शुरुआती दौर में तो व्यावसायिक मकसद था, पर धीरे धीरे करके उन्होंने राजनीतिक मकसद को अपनाना शुरू किया और भारत पे कब्जा करना भी शुरू कर दिया। इन सब के दौरान हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, और साथ ही साथ बीच बीच में हम उत्तर मुगल काल को, लेटर मुगल पीरियड को भी देखते रहेंगे। और इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर हम बंगाल के रियासी, जो हमारे रियासी क्षेत्र हैं, उनको देखेंगे, मराठों का युद्ध देखेंगे, और भी सारी जो टॉपिक्स हैं उनको हम मॉडर्न काल में पूरी अच्छे से उसको देखने वाले हैं। तो इसमें अब हम इसको शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि आखिर भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ क्यों। तो इसका एक क्या है कि अगर अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि यूरोपियों को भारत में आगमन का एक क्रम पूछ लिया जाता है, पर क्रम को हम बाद में समझते हैं। पहले हम एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ, एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यूरोपीय जो थे वो भारत में आए क्यों, कारण क्या था उनका भारत में आने का। तो भारत में आने की शुरुआत कैसे हुई थी? कहा जाता है कि इसके कई सारे कारण हैं। एक तो कारण है 1453 में जो था, एक हमें कहाँ था, एक युद्ध देखने को मिला जो यूरोपियन क्षेत्र में एक जगह है कस्तूनिया। कस्तूनिया में एक जगह थी जहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो यूरोपियन का जो पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पे तुर्की में क्या हुआ था कि अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि अरबों ने उस यूरोपियन क्षेत्र को कब्जा कर लिया था और उन पे पूरा उन्हीं का आधिपत्य रह गया था। तो एक कारण ये था कि, और उसी के दौरान क्या था, जो यूरोपियन थे वो एक अपने आप में एक बोलते हैं कि वो भौगोलिक विस्तार को तरफ वो जाना चाहते थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने क्षेत्र से और अरब से बाहर निकल करके किसी पूर्वी हिस्से में चलें और एक नई जगह, एक नए दिशा की खोज करें जहाँ से वो व्यापार कर सकें, अपने राज्य को, अपने देश को वे विकसित ला सकें। एक कारण कुछ ये भी कहा गया कि चूंकि उस वक्त क्या था, यूरोप में सामंतवाद था, तो सामंतवाद का पतन हुआ। जैसे हमारे भारत में जमींदारी सिस्टम थी, तो जमींदारी सिस्टम का खात्मा हुआ, वैसे ही यूरोप में सामंतवाद था। सामंतवाद का जैसे ही पतन हुआ यूरोपियन में, तो वहाँ पे एक पुनर्जागरण का दौर हमें देखने को मिलता है। पुनर्जागरण के दौर में क्या होता है कि नई नई रिसोर्सेज, नई नई चीज़ों को खोजने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डेवलप की जाती हैं। उसका मकसद ये होता है कि देश को, राज्य को, वहाँ के लोगों को और ज़्यादा समय के साथ डेवलप करना। चूँकि उस वक्त के दौर में भारत में मुग़लों का राज था, तो मुग़लों ने क्या किया था कि भारत को एक समृद्ध, एक डिफाइंड स्टेट में बना रखा। तो यहाँ पे लोग डेवलपिंग नहीं कर रहे थे, डेवलप्ड की कंट्री नहीं था भारत हमारा, बल्कि एक स्टेबल कंट्री बन चुका था। वहीं अगर यूरोपियन देशों की बात करें, तो यूरोपियन देशों में क्या हुआ था कि वो एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे जाने जाते थे। तो वो उनकी जो व्यवस्था थी, जो उनकी सोच और उनकी जो नीति थी, वो भारत की अर्थव्यवस्था और उनकी नीतियों और सोच से काफ़ी ज़्यादा परे थी। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले इसकी जानते हैं कि इसकी आखिर कारण क्या है और किस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, 4 प्रमुख यूरोपीय कंपनियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि 2 छोटे छोटे कंपनियां भी हैं, जैसे स्वीडन की कंपनियां आई थीं, या फिर जो हमारी डेनमार्क की कंपनियां आई थीं, इनका भी है, बट इनको अपने आने वाले लेक्चर्स में इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ एक जानने की कोशिश करेंगे। पर 4 प्रमुख कंपनियाँ हैं, इनको जानने की कोशिश है। पहला जो आता है हमारी पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद आता है डच आते हैं, फिर डच के बाद आते हैं कौन, ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिश के बाद आते हैं फ्रेंच। जो पुर्तगाली आते हैं वो आते हैं 1498 में, 1498 में भारत में आते हैं।
मतलब क्या है कि उसी वक्त जो है कि पहले क्या होता है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम पूछ दिया जाता है। तो जो पुर्तगाली थे वो 1498 में आते हैं, जो हमारे डच हुए थे वो आते हैं 1595 में आते हैं, जो हमारे ब्रिटिश हुए थे वो कब आते हैं, तो उनका भारत में आगमन, वैसे तो स्थापना उनकी 1600 में हुई थी, पर भारत में कब आए थे, वो 1608 में आए थे। और फिर आते हैं फ्रेंच, वो भारत में आते हैं 1664 में आते हैं। तो ये इनका भारत में आने का क्रम हो गया। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की जो स्थापना हुई वो उनका क्रम क्या रहा था, भारत में आने के बाद उनका एक क्रम क्या हुआ था, तो क्या था कि भारत में जो कंपनियां स्थापित की गई थी उनका क्रम ये रहा था कि पहले पुर्तगालियों ने आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, फिर आते हैं यहाँ पे ब्रिटिश आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद आते हैं डच। पहले क्या था कि आए तो डच पहले थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, बट कंपनियों की स्थापना की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने पहले कंपनी स्थापना कर ली थी, फिर उसके बाद डचों ने कंपनी स्थापना करी थी, फिर आखिरी में क्या हुआ था, फ्रेंच जो थे उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी थी। तो ये एक क्रम होता है जो परीक्षा में ज़्यादातर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा था कि कुछ दौर जो होते थे। अब हम जानते हैं कुछ इतिहास में कुछ नाम उभर के आते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम था वो, उस नाम को हम क्या करते हैं, बार्थोलोमू डियाज। उस नाम का था बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज जो थे ये 1486 में क्या हुआ, एक पूर्वी भारत बोलते हैं कि पूर्वी एशिया और भारत की खोज करने यूरोप से निकलते हैं और ये क्या करते हैं, समुद्री मार्ग से आने की कोशिश करते हैं। बार्थोलोमू डियाज जब भी आते हैं तो समुद्री मार्ग से होते हुए आते हैं और साउथ अफ्रीका के हिस्से में समुद्री मार्ग से ही क्या करते हैं, वो वापस जो होते हैं यूरोप और पुर्तगाल में लौट जाते हैं, यूरोपियन साइड में लौट जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में ये यही एक दौर था जब पहली बार हमें व्यापारिक और जो ट्रेडिंग के जो मामले थे वो यूरोप से और भारत को देखने को मिले थे। जो हमारे जो मेडाइवल काल था या फिर जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री थी उसमें भी देखा गया था कि यूरोप की जो यूरोपियन कंट्री थी, ईरानी थे, यूनानी थे, वहाँ से हमने क्या किया था, भारत का एक व्यापार चल रहा था। पर वो जो व्यापारिक जो संबंध थे, जो वाणिज्य के जो संबंध थे, वो क्या था, जल मार्ग से नहीं बल्कि जमीनी मार्ग से था। और ये जो कंपनियों का आगमन के बाद जो संबंध बनाया गया, जो व्यवसाय किए गए थे, ये सारे जल मार्ग से किए गए थे। तो अब जो भी हम देखेंगे ये जल मार्ग वाले टॉपिक को ही देखेंगे। तो बार्थोलोमू डियाज जो थे 1486 में तो आते हैं पर वो साउथ अफ्रीका से ही लौट जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एक और नाम हमें देखने को मिलता है, उनका नाम है कोलंबस। कोलंबस का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो वैसा नहीं है। कोलंबस से क्या था कि वो 1492 में क्या होता है कि वो भी निकलते हैं समुद्री मार्ग से, केप रूट तक आते हैं और आने के तक क्या होता है, केप रूट से वो भारत जाने के बजाय क्या पहुंचते हैं, वो गलती से पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। और ये कहा गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, ठीक है। फिर इन सब के बाद जो था कि जो सर्वप्रथम जो बोलते हैं कि फर्स्ट जो सिटीजन, फर्स्ट जो नागरिक जो होते हैं, जो यूरोपियन नागरिक जो भारत में इंटर करते हैं, वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में एक धारणा है कि उन्होंने भारत की खोज की थी, जबकि भारत की खोज तो कई इस वक्त नहीं की, जो हमारे आधुनिक भारत में तो करी नहीं गई थी। ये तो कई पुरानों ज़मानों के हिसाब से जाना गया था कि हाँ, भारत की खोज जो थी, भारत बहुत पहले से है। हमने आधुनिक जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसमें भी हमने देखा था, वो कई समय पहले से हमारा भारत चल रहा था, क्योंकि भारत का जो इतिहास है तो वेदों पुराणों तक में लिखा हुआ है। तो उस प्रकार से है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की थी जो कि यूरोप से भारत आता था। तो ये कहना सही नहीं होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज किया था जो यूरोप से भारत को जोड़ता था, क्योंकि इससे पहले जो मार्ग थे वो ज़मीनी मार्ग हुआ करते थे। तो जो पहले शख्सियत बने वो कौन बने थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में क्या होता है, जल मार्ग से क्या होता है, भारत में दाखिल होते हैं। और जिस मार्ग से होकर के वो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो मार्ग का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, इसे केप रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी मार्ग से होकर के क्या होता है, भारत के जो होता है वो दक्षिणी हिस्से में इंटर करते हैं। और वे कब आते हैं, तो 17 मई
1498 मतलब 17 मई 1498 में ये भारत में कहाँ पहुँचते हैं, जो कालीकट में पहुँचते हैं। कालीकट बंदरगाह जो है दक्षिणी हिस्से में भारत के, वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे पहुँचने वाले पहले जो बोलते हैं कि ये पुर्तगाली नागरिक थे जो भारत में दाखिल होते हैं, केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत में आते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के एक हिंदू राजा हुआ करते थे, क्षेत्रीय एक राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। वास्को डी गामा को वहाँ पहुँचने के बाद, कालीकट के बंदरगाह पे पहुँचने के बाद जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें एक तरह से बोलते हैं फुल वेलकम दिया। और वास्को डी गामा को वहाँ तक पहुँचने में जिस नेविगेटर ने जिनकी मदद करी थी, मतलब क्या था, जिसने उन्होंने मारे रास्ता दिखाया था, उसका क्या था बोलते हैं, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, मतलब गुजराती पायनियरशिप था, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद ने वास्को डी गामा की मदद करी थी भारत में कालीकट बंदरगाह तक पहुँचने के तक। जब ये वास्को डी गामा भारत आए थे तो वो आने के साथ अपने साथ कुछ लोग और कुछ नाविक भी लाए थे, कुछ जहाज़ भी लाए थे, क्योंकि वो समुद्री मार्ग से आए हुए थे। तो वो जब आए थे तो उन्होंने अपने साथ 4 जहाज़ और 118 नाविक के साथ भारत में दाखिल हुए थे। ये कहा गया कि ये मतलब एक तरह से एक अच्छी खासी अमाउंट, एक 4 जहाज जो थे वो समुद्री मार्ग से आए थे और 118 नाविक के साथ आए हुए थे। और इनका मकसद क्या था कि यूरोपियन देशों में एक व्यापार, एक पुनर्जागरण की जो लहर दौड़ पड़ी थी, उसके माध्यम से क्या था, वहाँ पे एक व्यापारिक क्रांति लाना, जिससे यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे एक डेवलपमेंट, एक विकास देखने को मिले। क्योंकि क्या था कि पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भारत से व्यापार करती भी थी जल मार्ग से, तो डायरेक्ट नहीं किया करती थी, क्योंकि एक साइड में भारत है और यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा ये यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं और इनके बीच में आता था हमारा जो अरब का भाग था। तो क्या करता था, अरब जो था वो भारत से मसाले, कपड़े खरीदता था और वो यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचता था। तो इसके बीच में एक बोलते हैं दलाली या फिर एक इंटरमीडिएट चैनल आया था, जिसके वजह से क्या था कि अरबियन जो लोग थे, जो वहाँ के जो व्यावसायिक थे, उनको तो फ़ायदा हो रहा था, पर यूरोपियन को कुछ खास विकास नहीं हो रहा था और भारत से डायरेक्ट जो आमदनी थी वो अरब के देशों में जा रही थी। तो यही एक कारण था कि ये जब आए तो इन्होंने व्यावसायिक नीति के तहत क्या था, भारत में आए वास्को डी गामा। और जब आए तो इनका स्वागत किसने किया, मैंने बताया जमोरिन जो क्षेत्रीय हिंदू राजा थे, उन्होंने स्वागत किया। कालीकट के बंदरगाह पे आए और जिस पथ प्रदर्शक ने उनको गुजरात के एक पथ प्रदर्शक थे जो उनको वहाँ तक लेकर आए थे, उनका नाम था अब्दुल मनीद। ये कुछ नाम है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। फिर हमने देखा कब आए थे, तो 17 मई 1498 को भारत में दाखिल हुए थे। इतने यहाँ से क्या हुआ, जब ये वापस जा रहे थे वास्को डी गामा, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ भारतीय मसाले लेकर के गए, जिनमें ज़्यादातर बोला गया ब्लैक पेपर जो होते हैं वो लेकर के ये गए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन बाज़ारों में भारतीय मसालों को वहाँ पे वास्को डी गामा ने बेचा। बेचने के बाद कहा जाता है, जो कुछ टेक्स्ट बुक हैं या जो इतिहासकार हैं, इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनके रेफरेंस में बताया गया कि जो उन्होंने अमाउंट भेजा था तो ले जाने का पूरा खर्च छांट के उन्हें 60 गुना शुद्ध मुनाफा हुआ था। मतलब क्या था कि वास्को डी गामा को 60% 60 टाइम्स 60 गुना 60 गुना 60% नहीं बल्कि 60 गुना शुद्ध मुनाफा हुआ था, सारे खर्चे, सारे लागत को निकालने के बाद। इससे क्या हुआ, इस मुनाफे को देखकर क्या हुआ, यूरोपियन जो वहाँ के और व्यवसायी थे उनके एक से क्या था, एक लालच उत्पन्न होने लग गया कि नहीं, पहली बार में इतने 4 जहाज और 118 नाविक के मसालों से हम इतने 60 गुना मुनाफा कमा सकते हैं, तो एक बड़े जत्थे के साथ तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसी लालच पे क्या हुआ कि जब ये चले गए 1498 में आकर जब वापस गए तो 1500 में एक और पुर्तगाली आए, उनका नाम था अल्वरेज केवाल। अल्वरेज केवाल थे वो 1500 में भारत आते हैं। ये दूसरे पुर्तगाली नागरिक बने जो भारत में दाखिल होते हैं। ये जब भारत में आते हैं इन्होंने भी उसी मार्ग को अपनाया जो कि वास्को डी गामा ने अपनाया था। इन्होंने भी केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होते हुए, जल मार्ग से होते हुए भारत में दाखिल होते हैं और इनका भी स्वागत किसने, जमोरिन ने, जो स्थानीय राजा थे, हिंदू राजा, उन्होंने किया। इन्होंने जमोरिन जो अल्वरेज केवाल थे, इन्होंने क्या किया, जमोरिन को खुश करने के लिए जो अरबी जहाज़ थे, क्या था कि पुर्तगालियों की थोड़ा क्या था, अरबी से थोड़ा एक दुश्मनी थी, एक मनमुटाव तो था ही। तो जब ये अल्वरेज केवाल जब भारत में दाखिल होते हैं तो
इन्होंने क्या किया, जो जमोरिन था उसको खुश करने के लिए कुछ अरबी जहाज़ों को पकड़ा और भेंट स्वरूप जमोरिन को दे दिया। इससे जमोरिन काफ़ी खुश हुआ और उन्हें व्यावसायिक कामों में उनकी मदद करने लग गया। इसी सब लालच की वजह से वास्को डी गामा फिर दूसरी बार भारत में दाखिल होते हैं। पहली बार हो गए 60 गुना मुनाफा कमाया, इसको देख करके एल्वरेज कैबाल आते हैं दूसरी पुर्तगाली। वास्को डी गामा फिर भारत में आते हैं, कब आते हैं, तो वो 1502 में भारत में वापस में दाखिल होते हैं। पर होता क्या है कि 1524 में वास्को डी गामा की भारत में कोची हिस्से में इनकी मृत्यु हो जाती है। कोची बोलते हैं या फिर इसको कोचिन भी बोलते हैं। यहाँ पे वास्को डी गामा की भारत में ही मृत्यु हो जाती है। अभी तक क्या हुआ था कि जितने भी यूरोपियन आए थे, जो पुर्तगाली आए थे, ये क्या था, एक सिंगल शख्सियत आई हुई थी। इससे क्या, जब व्यापारिक जब मुनाफा जब दिखा यूरोपियन को, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक कंपनी की गठन किया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन की गठन की जाए, और इसके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की शक्ल के माध्यम से हम अपने दूत, अपने वायसराय, अपने गवर्नर को वहाँ भेजेंगे, जिनका मकसद होगा व्यापारिक संबंध और व्यापार करना भारत से। इसी के तहत क्या हुआ कि पोर्टुगीज़ जो थे, उन्होंने एक पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1498 में इसकी स्थापना हुई, और उन्होंने क्या किया कि 1503 में पहली बार ये पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया, जो पोर्टुगीज़ थे, इन्होंने पुर्तगाली थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री जो थी वह कोचीन में खोली थी। 1498 में क्या हुआ कि इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इन्होंने 1503 में क्या किया कि पहली जो फैक्ट्री थी ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खोला था। ठीक है, यहाँ पे खोलने के बाद क्या हुआ कि इसका दुर्गीकरण किया गया, मतलब क्या, फोर्टिफिकेशन किया गया। कहने के बाद एक कोठी बना दी गई, एक फैक्ट्री बना दी गई, और उसका क्या किया कि उसकी घेराबंदी कर दी गई, दुर्गीकरण कर दिया गया था। ठीक है, और दुर्गीकरण कब किया गया, तो 1505 में देखने को मिला कि 1505 में जो कोचीन में जो फैक्ट्री बनाई गई थी, वो उसकी कभी कभी क्या है, मैं अपने अपकमिंग लेक्चर में कहीं कहीं मैं कोठी बोलूँगा, कहीं कहीं मैं कंपनी बोलूँगा, कहीं कहीं मैं फैक्ट्री बोलूँगा। तो इन तीनों का मतलब है वो सेम होता है। कहीं कहीं पे ना कोठी भी कहा गया है, कहीं फैक्ट्री कहा गया है, कहीं सिर्फ कंपनी के नाम से इन्हें जाना गया है। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाली जो कंपनी की जब गठन हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक वायसराय नियुक्त किया और उसे भारत भेजा। उस प्रथम वायसराय का नाम था फ्रांसिस्को द एल्मीडा। फ्रांसिस्को द एल्मीडा थे, वह 1505 में भारत में आते हैं और 1509 तक रहते हैं। इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में क्या हुआ कि काबिज करने की कोशिश करी थी, पर वो उतने सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इन्होंने कोई वॉर पॉलिसी अपनाई नहीं थी। और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जो था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इसका जो है बेसिक संबंध क्या होता है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या होता है कि मतलब कि जो भारत का जो हिंद महासागर का जो हिस्सा था, जो पश्चिमी हिस्सा था, वहाँ पे क्या था कि अरबों का एक तरह से बोलते हैं कि शासन चल रहा था। जो वहाँ के जो पानी थे, जो वहाँ के समंदर थे, उन पे क्या था कि अरबों का राजकाज, और उन पे बोलते हैं कि उनका एक आधिपत्य वहाँ पे जमा हुआ था। तो ये चाहते थे कि फ्रांसिस्को द एल्मीडा जो थे, ये चाहते थे कि वहाँ पे अरबों का जो था वो धाक हटा करके पुर्तगालियों का जहाज़, पुर्तगालियों की नीति, पुर्तगालियों के धाक जमाने की कोशिश की जाए। और एक बेसिक तरह से इसका संबंध क्या था, शांति से था, कि मतलब इस पर कोई युद्ध न लड़ा जाए, बल्कि एक बोलते हैं व्यावसायिक मामले से ही उसमें पानी पे अपना एक आधिपत्य जमाया जाए। तो ये उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को लॉन्च किया था। ठीक है, फिर दूसरे इनके जाने के बाद क्या हुआ, 1509 तक ये रहे थे। फिर 1509 में क्या हुआ था कि एक दूसरे पुर्तगाली गवर्नर आए, जिनका नाम था अल्बुकर्क। इनका पूरा नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 में आए और 1515 तक रहे। इनकी जो थोड़ी नीति थी, थोड़ी सी एग्रेसिव नीति थी। ये थोड़ा सा वॉर पॉलिसी पे बिलीव करते थे। ठीक है, इन्हें असल में क्या कहा गया, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया। हालांकि अल्बुकर्क से पहले कई सारे लोग आए, वास्को डी गामा आए, एल्वरेज कैबाल आए, फिर हमारे फ्रांसिस्को द एल्मीडा आए, बट अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा गया पुर्तगाली शक्तियाँ, जो पोर्टुगीज जो पावर्स थी, उनका एक्चुअल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक फाउंडर कहा गया इन्हें। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म को अपनाया था। अब समझते हैं कि पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म होता क्या है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि चूंकि जो पुर्तगाली थे वो यूरोप से आए थे, और भारत में क्या था, जो भारत के जो नागरिक थे, जो लोग थे, जो राजा थे, जो व्यावसायिक थे, वो इन्हें अपनाने में थोड़ा हिचक रहे थे, क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे वो एक अलग समुदाय थी, एक अलग ही देश था ना।
तो वहाँ से आना और थोड़ा सा मतलब यहाँ के लोगों में क्या था, भारत के लोगों में थोड़ी सी एक हिचक हो रही थी इनको अपनाने में। तो ये अल्बुकर्क थे, ये थोड़ा सा साफ माइंडेड थे। इन्होंने क्या किया कि एक नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, जिसके तहत क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो अपने लोग आते थे इनके साथ पुर्तगाली, उनको इन्होंने रेफ़र किया कि आप भारत के स्त्रियों से और भारत के लोगों से आप शादी कीजिए। मतलब जो औरतें थीं वो भारत के पुरुषों से शादी करें, जो पुरुष थे पुर्तगाली वो भारत की औरतों से शादी करें। इससे क्या होगा कि एक वैवाहिक संबंध बनेगा। मतलब क्या हुआ कि दो देशों में एक वैवाहिक संबंध बनेगा, जिससे क्या हुआ कि न चाहते हुए भारत के जो लोग हैं उन्हें उन पुर्तगालियों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि व्यवसाय जो होता है, व्यावसायिक संबंध एक अलग चीज़ होती है, वैवाहिक संबंध एक अलग चीज़ होती है। ये वैवाहिक संबंध एक निजी संबंध होता है जिससे हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसी के पॉलिसी को इन्होंने अपनाया। यही से कहा गया कि पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब क्या है, एक वैवाहिक संबंध कराया गया जिसमें पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत के लोगों से, जो भारत के यहाँ पे जो नागरिक थे, इससे शादी करते थे, ताकि उनमें एक चीज़ देखने को, एक समान भाव, एक कोऑपरेशन देखने को मिले। फिर क्या हुआ, 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह जो थे, इन्होंने क्या, उस वक्त क्या था, यूसुफ आदिल शाह जो थे वो गोवा के क्षेत्र के एक प्रधान थे, एक राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत करके और अपने अधीन कर लिया। ये जो गोवा का क्षेत्र है ना, ये 1510 में कब्जे में आया था। मतलब सबसे बोला जाए कि सबसे पहला अगर कोई प्रांत या कोई स्टेट है जो कि किसी विदेशी यूरोपियन के कब्जे में गया था तो ये गोवा का क्षेत्र था। और सबसे बाद में भी छूटा कब, ये तो आज़ादी के कई सालों बाद में इसे छुड़ाया गया था इनके अधीन से। फिर आते हैं इनके बाद जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे, इनके बाद एक तीसरे वायसराय आते हैं, जो वो वायसराय नहीं, उनको गवर्नर के तौर पर भेजा गया, उनको गवर्नर के तौर पे नियुक्त करके भेजा गया। ये जो दो थे ये वायसराय के तौर पे आए थे, और तीसरे उनका नाम था नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा जो थे वो 1529 से 1538 तक भारत में रहे थे, और ये एज अ गवर्नर के पोस्ट पे रहे थे। जब ये शासनकाल जब इनका चल रहा था ना, उस वक्त क्या किया हुआ था कि इन्होंने अपनी राजधानी क्या थी, कोचीन में बना रखी थी। क्योंकि ये आए कहाँ थे, कालीकट क्षेत्र में, ये कोचीन वाला हिस्सा में पड़ता था। वास्को डी गामा की मृत्यु भी कहाँ हुई थी, कोचीन में हुई थी। जो मेजर जो कारोबार कर रहे थे, जो व्यवसायिक काम कर रहे थे, ये कोचीन के हिस्से से ही कर रहे थे। यहीं इनका हेडक्वार्टर, यहीं एक मुख्यालय था, यहीं पर इनकी राजधानी थी। पर ये जो नीनो द कुन्हा आए थे, इन्होंने क्या किया कि कोचीन से गोवा अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया, मतलब कि स्थानांतरित किया। कब किया, 1530 में। मतलब आने के एक साल बाद में 1530 में नीनो द कुन्हा ने इस अपने राजधानी को कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर दिया, और इन्होंने कुछ क्षेत्र भी जीते, जिनमें दमन दीव, बसेन पर इन्होंने कब्जा किया। किससे किया, तो गुजरात के बहादुर शाह जो थे उनसे इन्होंने क्या किया कि ये बसेन का क्षेत्र और दीव का क्षेत्र जो कब्जा किया था। चूँकि यूरोपियन जब आए, पुर्तगाली जब भारत में जब आए, तो इनके आने से भारत में कुछ कला, कुछ संस्कृति, कुछ इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इन सब पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या फ़र्क पड़ा है इनके आने से। तो पहला जो बोला गया कि इनके आने के बाद गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ये जो गोथिक कला है यह एक यूरोपियन कला है। तो इनके पुर्तगालियों के आने के बाद क्या हुआ, गोथिक कला का भारत में एक ट्रेंड देखने को मिला जो आज भी एग्जिस्ट करता है। अब आप ये पूछोगे कि गोथिक कला क्या होता है, तो गोथिक कला जो होता है यह क्या बोलते हैं कि एक क्रिश्चियन कला है। आज के भी मौजूदा डेट में आप जो चर्च देखते हैं, चर्च का शेप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर चर्च की मैं बात करूं तो चर्च की एक बिल्डिंग होती है जहां पे क्या होता है कि एक बिल्कुल पॉइंटेड जो होती है ऐसे जाती है शेप, और ये पॉइंटेड शेप में हमें चर्च देखने को मिलता है। मतलब बिल्डिंग को क्या होता है, एक पॉइंटेड शेप में जो ये दिखती है ना, ये इस तरह के शेप को क्या है, ये गोथिक कला के तौर पर इसे जाना गया है।
गोथिक कला में ही इसे देखा गया कि जो चर्च होती हैं एक पॉइंटेड शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, एकदम मंदिर क्या होता है, मंदिर अक्सर देखा गया कि वो राउंड शेप में होती हैं, फिर एक गुंबद एक उनका निकला होता है। पर चर्च का क्या होता है, वो राउंड शेप में नहीं बल्कि एक रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में ऊपर तक जाती हैं और फिर एक शार्प नुकीला एज उनका देखने को मिलता है। ये गोथिक कला है, ठीक है। इसका ट्रेंड आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी जितनी भी चर्चें हैं, जितनी भी चर्च हैं इंडिया में की बात करूं अगर मैं, तो सारी इस गोथिक कला पे बेस्ड हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमें क्या देखने को मिला, ये पुर्तगाली आए ना तो इनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। जैसे क्या हुआ, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या था कि लोग पत्तों पे लिखा करते थे या फिर हाथों से लिखा करते थे, ठीक है। कोई टाइपिंग वगैरह या प्रिंटिंग का काम नहीं हुआ करता था। आधुनिक जो हमारा मेडाइवल जो इंडिया था या हिस्ट्री था या फिर एंशिएंट हिस्ट्री था, उस पर ये सब काम नहीं होता था। पर पुर्तगालियों के आने से क्या हुआ कि यहाँ पे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की जो बोलते हैं स्थापना भी थी। 1556 में इसकी स्थापना देखने को मिली। फिर क्या हुआ, आज जो हम देखते हैं ना भारतीय जो आजकल काफ़ी सारे तंबाकू खाते हैं, इसका भी प्रचलन जो था ये पुर्तगालियों से देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के आने से भारत में तंबाकू की खेती भी होने लग गई। तंबाकू की खेती हुई, कुछ फलों और सब्जियां जैसे टमाटर की खेती भी इनके आने से हमें देखने को मिलती है। फिर क्या हुआ, चूंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे ना, जल मार्ग से आए थे, तो जहाज से आए थे और ये अपनी शक्तियों का जब विस्तार कर रहे थे तो इन्हें और जहाज की ज़रूरत पड़ रही थी। तो बजाय ये पुर्तगाल और यूरोपियन देशों से जहाज मंगाने के बजाय इन्होंने भारत में ही जहाज निर्माण का काम शुरू किया। तो इनके आने से क्या हुआ कि जहाज निर्माण का प्रारंभ हुआ। भारत में क्या हुआ कि जहाज बनाने की विधि, जहाज निर्माण भी देखने को मिला। क्योंकि भारत के जो कारीगर थे, जो कला थी, वो सर्वश्रेष्ठ थी। हमारे प्राचीन भारत से ही हम देखते आ रहे हैं। इसका फ़ायदा इन यूरोपियन को मिला और भारत में ही इन्होंने जहाज बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, पुर्तगालियों के बारे में पूरा डिटेल में देखा। और अब हम जो अगला 2 लेक्चर और हम बनाने वाले हैं, जिसमें क्या देखने वाले हैं, डच के बारे में देखेंगे, फिर हम ब्रिटिश के बारे में देखेंगे, फिर फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे और 2 छोटी छोटी जो कंपनियां और आई थी, जिनमें हमारा स्वीडन की कंपनियां थी या डेनमार्क की कंपनियां थी, इन दोनों को हम देखेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा इन तीनों यूरोपियन कंपनी पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर, एक MCQ करेंगे, जिससे हमारे सारे जो हम जब तक हम जो हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम एक लेटर मुगल पीरियड जो होता है उससे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उत्तर मुगल काल का। फिर हम आगे में है जो क्षेत्रीय जो रियासतें हैं, बंगाल का है, मैसूर का है, अवध का क्षेत्र है, बैटल ऑफ पलासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।